हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ कि आँखों के पीछे अगर बहुत दर्द हो रहा है एंड यू फील दैट समथिंग इज स्टक हियर, नॉट जस्ट साइनसेस but if sometimes we have some poisoning going on from water contaminations, that can also give us headache, that can give us neck pain, or some accumulated junk can give us pain even behind the eyes. So ये सारे areas में आप अगर मसाज करेंगे तो some of the junk that might have been released from your scalp can go down your body and then slowly आपके systemic circulation से बाहर निकलेगा। ये मसाज जो आपको करना है, अगर आपके बॉडी में बहुत सालों से कंटेमिनेशन चल रहा है बिकॉज ऑफ वाटर प्रॉब्लम्स और एनी अदर काइंड ऑफ लाइक अगर रेगुलरली पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, तो वो हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है और वो निकलता नहीं है कभी कभी क्योंकि वो फैट सॉल्युबल होता है और चिटका रहता है हमारे स्किन से, अपर लेयर ऑफ द स्किन एंड अंडरनीथ द स्किन ऑल्सो। तो अगर हमने ऑयल से कुछ मसाज किया होगा तो तब वो डिस्प्लेस हो जाता है स्कैल्प से और नीचे आ जाता है, एंड बहुत सालों का होगा तो जल्दी से आ जाता है। तो इसलिए अगर किसी ने आयुर्वेदा में पंचकर्मा भी करने गए हैं और बहुत मसल स्टिफनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं या बॉडी एक्स एंड पेन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए आप पंचकर्मा अगर कर रहे हैं तो स्लोली कीजिए और कर रहे हैं घी से। मैंने नोटिस किया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने जब घी से मसाज डाला स्कैल्प में ज़्यादा गंक निकला बिकॉज घी इज़ मोर थिकर एंड इट कैन डिस्प्लेस इट फास्टर। एंड मैंने एक बार मस्टर्ड ऑयल से भी किया था मसाज, वो थोड़ा सा लेस इंटेंस पेन था बिहाइंड द आइज। सो आई वुड सजेस्ट एक्सप्लोरिंग दिस अ लिटिल इन केस आपके पास अभी तक सोल्यूशन नहीं मिला है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, बट मैं भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी हूँ क्योंकि इसका परफेक्ट सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है। कभी कभी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता कि हमारे साथ चल क्या रहा है। मैंने जितना समझा है ये मैं इसलिए आजकल कर रही हूँ क्योंकि हमारे पानी के इसमें कंटामिनेशन है, हमारे एयर में भी कंटामिनेशन है क्योंकि हर महीने इन लोग कुछ मच्छर की दवाई देते रहते हैं और वही दवाई अगर थोड़े दिनों बाद पानी में चली जाती है तो पानी सफ़ेद सफ़ेद आने लग जाता है। और भी बहुत सारे कारण हैं पानी के सफ़ेद सफ़ेद आने के जो मुझे पता नहीं है अभी, बट पानी में कुछ है। और इसीलिए जब भी मैं नहाती हूँ उसके बाद मुझे बहुत इंटेंस डिजीनेस, बहुत स्वेटिंग आता है। और ये कुछ साल पहले की बात थी जब मुझे स्वेटिंग आता था, डिजीज़ चक्कर आते थे और इन्वेस्टिगेट किया तो एनीमिया निकला था एज अ डायग्नोसिस। बट अनीमिया छोड़ के भी कुछ चल रहा है, सिर्फ सिंपल डिजीनेस फ्रॉम अनीमिया नहीं चल रहा। इवन आँखों के पीछे जब काला हो जाता है वो भी अनीमिया का इंडिकेशन होता है। पर ये कालापन भी जो मेरी आँखों में अभी है, अगर अनीमिया का सिर्फ होता है तो ये थोड़ा लेस काला होता है। अभी जो काला बनती है ये ऑलमोस्ट ब्रूज जैसा है कि जब हमारे बॉडी में सपोज आप कभी खेलते खेलते गिर गए, आप गिर गए, आपके बच्चे गिर गए, उनके हाथों में, एड़ियों में या नीज में आपके कभी कभी ब्रूज आ जाता है ना, काला सा हो जाता है जब ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये वैसा टाइप है क्योंकि यहाँ से जो भी डिस्चार्जेस आ रहे हैं ये ना थोड़ा सा थिक सा एक मटेरियल है और वो थिक सा मटेरियल इसीलिए है क्योंकि वो ऑयल के साथ इंटरैक्ट करके कुछ कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ विच ये वाला जो पेन आपको एक्सपीरियंस होगा वो थोड़ा साइनस पेन से अलग होगा और ये वाला जो काला स्किन अंडर द स्किन वाला चीज़ भी होगा वो थोड़ा अलग सा होगा। मैं धीरे धीरे इसके बारे में भी एडुकेट करने की कोशिश करूँगी, पर फ़िलहाल अभी जस्ट एक मसाज दिखा रही हूँ जो मैंने कल ट्राई किया। तो उससे यहाँ से जो भी यहाँ पे सर चकराने वाली चीज़ थी थोड़ी थोड़ी नीचे आई, पर उससे वो इतने सारे महीनों का है एक्यूमुलेशन कि बहुत झट से घी लगा के जब मैंने मसाज किया था इतना झट से आ गया है कि यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंस डार्क भी हो गया है और इस एरिया में थोड़ा सा पेन भी कल स्पेशली मुझे इस आई में पेन ज़्यादा हो रहा था। एंड कुछ दिन पहले जब मैंने मसाज किया था मस्टर्ड ऑयल से, उसका जो है वो थोड़ा धीरे से निकला नीचे, तो तब मुझे नेक पेन 3-4 दिन बाद आने लग गया। सो ऑल दिस पेन मीन्स इन वन वे इट्स अ गुड थिंग कि रिलीज हो गया यहाँ पे जो भी कचरा है जो हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है।
पर अभी वो बॉडी में चला गया है तो अभी बॉडी से भी धीरे-धीरे निकालना है। तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि जहाँ-जहाँ आपको पेन एक्सपीरियंस हो रहा है या मसल स्टिफनेस, हाथ के जॉइंट्स वॉइंट्स स्टिफ हो जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ हल्का-सा पतला-सा कोई ऑयल से आप थोड़ा मसाज करने की कोशिश कीजिए एंड देन बॉडी को वॉश भी करने की कोशिश कीजिए विथ या सोक करने की कोशिश कीजिए विथ थोड़ा सा मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट एंड सोडियम क्लोराइड वाला पानी। मतलब एक बोल में 1 लीटर पानी में आप 1 मुट्ठी या 1 चम्मच 1 टीस्पून पहले स्मॉल अमाउंट्स में ट्राई कीजिए कि देखने के लिए आपके बॉडी को ये सूट होता है कि नहीं। तो गरम वार्म वाटर में थोड़ा सा 1 टीस्पून मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं, उसको एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। फार्मेसी में मैग्नीशियम सल्फेट का छोटा सा सैशे मिलता है, वो डाल सकते हैं और उसमें आप थोड़ा सा नमक का पानी भी डाल दीजिए और ये जो गर्म पानी है उससे या तो आप आपकी बॉडी में जहाँ-जहाँ पेन या ऐसे हाथ अगर आपके ऐसे-ऐसे करके थोड़े ट्रेमर्स भी आ रहे हैं, ये सब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का इंडिकेशन है। एंड ना सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के केमिकल्स होते हैं। ना सिर्फ पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे अलग-अलग केमिकल्स ही होते हैं जो हमारे स्किन के साथ अटैच कर सकते हैं और अटैच करके हमारे बॉडी में स्किन कंडीशन, स्कैल्प प्रॉब्लम्स, फेस के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो स्कैल्प प्रॉब्लम्स में कैसे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं अगर आपको ऐसी पॉइजनिंग के बिगनिंग स्टेजेस हैं, तो तब क्या होगा, फ्लेकी स्कैल्प होगा या डैंड्रफ्स भी बहुत आ सकते हैं या मगर ये कांस्टेंट रिपीटेडली हो रहा है। अगर आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगातार यूज़ किया फिर भी डैंड्रफ नहीं जा रहा या आपके स्कैल्प इन्फेक्शन कभी कभार आ रहे हैं, ऐसे नहीं कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं या आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया स्किन में या स्कैल्प में, ये सब इंडिकेट करता है कि कुछ चल रहा है आपके पानी के अंदर, घर के पानी के सप्लाई में शायद कुछ चल रहा है जिसके वजह से स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड इसीलिए ये थोड़ा सा आपको सतर्क करने के लिए मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ और हिंदी में इसलिए बना रही हूँ ताकि थोड़े ज़्यादा लोग ये समझ सके। ये प्रॉब्लम इंडिया में मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे शहरों में, मैं इंडिया के 2-3 शहरों में रह चुकी हूँ, तो इसीलिए ये क्रॉनिक सा ही प्रॉब्लम है। और हमारे यहाँ मच्छर की वजह से अभी रेनी सीजन में ज़्यादा दवाई देंगे तो ज़्यादा जब मच्छर मारने की दवाई भी देने लग जाते हैं तो तब ये इशू आने लग जाता है धीरे धीरे बॉडी में और ये स्लो डेवलपिंग चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। कभी कभी आपका स्कैल्प इरिटेट करेगा, कभी कभी आपके हाथ इरिटेट करेंगे, पर धीरे धीरे जो अपने चिटक गया है हमारे स्किन में जो पॉइजन और निकल नहीं पा रहा कोई कारण से, क्योंकि बहुत सालों से धीरे धीरे करके वो ऐसे अटका है हमारे स्किन में, तो उसके वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जो बढ़ गया है वो फाइनली अपने बॉडी को इफेक्ट करने लग जाता है। तो तब ऐसे सर दर्द होगा, नेक पेन होगा, हैंड्स में पेन होगा और ये तो सिंपल चीज़ें हैं, या डैंड्रफ एंड फंगल इन्फेक्शंस ये सब होगा। ये सब फर्स्ट स्टेजेस हैं ये चीज़ के। बट अगर और ज़्यादा पॉइजन डेवलप हो रहा है बॉडी में तो तब आपके मसल्स इम्पैक्ट होने लग जाते हैं, तो मसल वीकनेस होगा, तो तब आपके मसल्स में पैर के मसल ना एकदम वीक जैसे होने लग जाएंगे और दर्द करने लगेंगे, या आपके हाथ के मसल्स दर्द करेंगे या तो ऐसे ऐसे करके शेक करने लगेंगे और हल्का हल्का शेक आएगा इनिशियली। या आपके वो नी में अगर जब कभी हमें चोट लगती है तो सडनली पैर ऐसे करके हिल जाता है ना, वैसे बिना चोट लगे ही आपके नी ऐसे करके हिलने लग जाएगी, या आपको रेस्टलेस लेग्स होगा। ये सब इंडिकेशन है कि आपके ब्लड में कुछ चल रहा है, कुछ ब्लड में पॉइजनिंग आ गई है मसल्स में एंड जॉइंट्स में, जहाँ पे रिलीज होते हैं कोई केमिकल्स, वो केमिकल्स से जिसकी वजह से अच्छे से हमारे हाथ काम करते हैं, मसल्स काम करते हैं, वो सब ना काम करना इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ये केमिकल हमारे बॉडी में आके कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आपके नॉर्मल मसल के काम अभी वीक होने लग गए, या मसल जो नॉर्मली काम कर सकता था वो कर नहीं पा रहा है, आपके जॉइंट्स में जो नॉर्मल काम चलता था वो बॉडी कर नहीं पा रहा है, इसीलिए सडनली हाथ में ट्रेमर आ जा रहा है। आप बॉडी को बोल नहीं रहे हो कि मुझे हाथ हिलाना है या मुझे कुछ टाइप करना है, बट ऑटोमेटिकली हाथ थोड़ा सा हिल रहा है। तो ये सब इंडिकेशन है इस पॉइजनिंग के। तो आप ये वीडियो देखिए, जस्ट अगर सर दर्द हो रहा है, आंखों के पीछे पेन हो रहा है, तो वो पेन को रिलीज करने का एक तरीका है
नेक में भी पेन हो रहा है, या यहाँ लिम्फ नोड्स में अगर लिम्फ नोड्स भी ब्लॉक हो जाते हैं पॉइजन की वजह से, तो तब थोड़ा सा ये सब गंक हमारे बॉडी से निकालने में तकलीफ होती है बॉडी को। तो ये हेल्प करेगा बॉडी को इसको निकालने में धीरे धीरे। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही मसाज कीजिए, एक दिन में बहुत सारा मत कीजिए, तो उससे भी थोड़े पेन दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में चले जा सकते हैं। तो थोड़ा केयरफुली करने की कोशिश कीजिए। और मुझे एक और आया है जो पैर के यहाँ आया है, जो एंकल के पास हमारे वेन्स होते हैं वहाँ पे भी, क्योंकि ना ये ब्लड फ्लो में अगर चला गया है ये पॉइजन, तो वो ब्लड को थिकन करने लग जाता है, जो धीरे धीरे उसको प्लैक बोलते हैं। थोड़ा डिफरेंट होता है ब्लड क्लॉट से, बट वो प्लैक फॉर्मेशन भी अगर होने लग गया है तो भी वो थोड़ा डेंजरस है हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे भी जब अगर पूलिंग होने लग रही है तो वो भी मसाज करना ज़रूरी है। पैर को थोड़ा मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड सोख देना थोड़ा सा ज़रूरी है। पर ये सब करके भी आपको कोई रिलीफ नहीं आ रहा, आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाइए। ऑब्जर्व कीजिए कि आपके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आए हैं, क्योंकि ये चीज़ ना धीरे धीरे बिल्डअप होता है, तो 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं ये प्रॉब्लम को एकदम इंटेंसिफाई होने में। तो आपके पिछले 1-2 साल में क्या हुआ है आपके साथ, वो अगर आप सोच के थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकाल सके और निकाल के वो डॉक्टर को बोले, तो शायद डॉक्टर समझे। जबकि इंडिया में अब तक के मैंने जितने भी डॉक्टर्स देखे, कोई डॉक्टर्स को ही ये प्रॉब्लम अभी तक समझ में आया है। पर पॉइजनिंग अगर है, आपने खुद ही ने अगर कोरिलेट किया कि जहाँ जब भी बेगॉन स्प्रे कोई मार रहा है घर में, या नेबरहुड में कोई मच्छर की दवाई मार रहे हैं, ये सब से आपको सांसों की तकलीफ हो रही है, क्योंकि सांसों की तकलीफ भी सबसे पहले आएगा कि आप ना सांस नहीं ले पाएंगे। जब भी मच्छर मारने की दवाई ये सब मार रहे हैं कोई घर में, आपको बहुत इंटेंसली अस्थमा जैसा कुछ लगेगा, और आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि आपको शायद अस्थमा है या ऐसा कुछ, और आपको इन्हेलर दे देगा। पर अगर वो सांसों की तकलीफ, या तो वो इन्हेलर से न जाए, पर इन्हेलर से सांसों की तकलीफ तो चली गई, पर दूसरे प्रॉब्लम्स आने लग गए, बॉडी एक्स एंड पेन्स, मसल ट्रेमर्स, ये सब अगर आने लग गए हैं, तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम चल रहा है। आपकी सांसें सिर्फ आपको बता नहीं पा रही क्योंकि आपने दवाई ली हुई है, तो आपकी सांसें वो दवाई से मैनेज्ड हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो पॉइजन आपने जब भी बाहर से कोई पेस्टिसाइड मार रहा है वो आपके लंग्स में जा रहा है, और फिर लंग्स से पूरे बॉडी में जा रहा है, और वैसे करके जा रहा है। और दूसरी है कि आपके स्किन में भी जा रहा है, स्कैल्प में जा रहा है, स्किन में जा रहा है, क्योंकि आप अगर वो हवा में जब रहता है, हवा से सब हमारी स्किन में जाएगा या तो अर्थ में जाएगा, और अर्थ में जाएगा तो सॉइल से जब बारिश होती है तब वो अंदर पानी में चला जाता है, और वही पानी हमारे घर, क्योंकि थोड़े पुराने घर होते हैं, अगर नए घर में आप रह रहे हैं तो शायद आपके पानी में उतना जल्दी ना आए, पर अगर आप पुराने घरों में रहते हैं तो वहाँ पे क्रैक्स भी हो सकते हैं आपके पाइपलाइंस में। तो इसीलिए जो नेबरहुड में पूरा सोसाइटी में अगर किसी ने स्प्रे मार के गए हैं, या आपके पूरे एरिया में कोई अभी स्प्रे मार के गया है मच्छर मारने की दवाई, वो सॉइल में चला जाएगा, और सॉइल से पानी में जाएगा, और पानी से फिर आपके पाइपलाइन से आपके घर में आएगा, और आपके घर में फिर कहाँ आएगा, आप जब नहा रहे हैं वो नहाने के पानी में आएगा, और अगर आप खाना बना रहे हो वही पानी से आपने आपके वेजिटेबल्स को धोया, आपके दाल चावल को धोया, तो वो दाल चावल में भी चला जाएगा। और उसी से कभी कभी हम फिल्टर पानी यूज़ नहीं करते खाना बनाने में, तो अगर आपने फिल्टर पानी नहीं यूज़ किया, आपने ये टैप वाला पानी यूज़ किया है खाना बनाने में, तो आपके खाने में भी जा रहा है, तो वो खाने में जाके फिर आपके पेट में भी आ रहा है। तो इतने सारे जगहों से ये पेस्टिसाइड आपके बॉडी में धीरे धीरे बिल्डअप होता है, पेट में बिल्डअप होता है, तो पेट के प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं लेटर टाइम में। बट अगर इनिशियली बहुत सारा पॉइजन खा ले, तो डॉक्टर्स को सिर्फ ये पॉइजनिंग का, पेस्टिसाइड पॉइजनिंग का ये सिम्टम्स मालूम है कि अगर आपकी आंखें बहुत पानी हो जाती है, आपके सांसों में दर्द होता है, नाक से पानी बह रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, या डायरिया हो रहा है, ये सब सिम्टम्स डॉक्टर्स को पता है, या बहुत इंटेंस स्वेटिंग हो रही है, ये 5-6 सिम्टम्स हैं जो इमीडिएट पॉइजनिंग के लक्षण हैं। मतलब अगर आपके यहाँ दवाई डाल के गए और आपने बहुत सारा इनहेल कर दिया, और तब अगर आपका सेंसिटिव बॉडी है, कोई बच्चा है उसका सेंसिटिव बॉडी है और उसको ये सब आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्लज सिम्टम्स या डम्बेल सिम्टम्स, और ये सारे सिम्टम्स आ जाएंगे। मगर वो जिसको
इमीडिएट पॉइजनिंग हुआ है, बहुत सारा अमाउंट, या तो किसी बच्चे ने ना जान के पी लिया दवाई, और मच्छर मारने की दवाई घर में पड़ी है और उसको पता नहीं था वो क्या है, वो कुछ ड्रिंक समझ के पी गया बच्चा, या कोई एनिमल इसको कंज्यूम कर गया। तो इस वक्त जो पॉइजनिंग होगा तो उसमें ऐसे आंखों से पानी, नाक से पानी, वॉमिटिंग, डायरिया और स्वेटिंग आएगा, क्योंकि तभी बॉडी इमीडिएटली इसको अपने बॉडी से निकालने की कोशिश कर रहा है। तो पेट में अगर चला गया, किसी ने पी लिया है तो पेट से ऐसे निकाल देगा, या लंग्स में सब चला गया है तो तब आंखों से और नाक से वो निकालने की कोशिश कर रहा होगा बॉडी। तो ये क्योंकि लंग्स में किसके जा सकता है, जो फार्मर्स होते हैं, जो लोग बहुत अपने क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ये डाल देते हैं अपने क्रॉप्स में, तो मतलब किसान लोग इन चीज़ों को बहुत इस्तेमाल करते हैं अपने काम में। तो वो किसान के घर में भी ऐसे सब इंसिडेंट्स होने के चांसेस हैं, या किसान लोग जब सुसाइड कर देते हैं तो तब ऐसे पॉइजनिंग से जब मरते हैं तो तब ये दवाई खा के मरने की कोशिश करते हैं, तो तब ऐसे सिम्टम्स आएंगे। पर ये तो उन्होंने बहुत सारा किसी ने कंज्यूम कर लिया तो तब के सिम्टम्स है, तो डॉक्टर्स को ये सिम्टम्स के बारे में ज़्यादा पता है, पर उनको या तो उन्होंने पढ़ाई की होगी पर वो भूल गए हैं, क्योंकि उनको मोस्टली पेशेंट्स ऐसे मिलते नहीं हैं, या मिलेंगे भी तो बिकॉज ये स्लोली डेवलपिंग एक सिम्टम है, टाइम लगता है डॉक्टर्स को भी ये समझने में, सारे डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाते। पर ये है सिम्टम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के, कि अगर आपको आपका पहले तो स्वेटिंग वेटिंग वाला कंटिन्यूस, अगर आपके पानी में प्रॉब्लम है तो कंटिन्यूस स्वेटिंग वाला प्रॉब्लम आपको रहेगा, हार्ट, दिल धक धक ज़्यादा करने लग जाएगा। पर कुछ दिन बाद आपका बॉडी उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो पॉइजनिंग को, तो ज़्यादा धक धक जब दिल करता था वो थोड़े थोड़े दिनों बाद ना अभी स्लो धक धक करने लगेगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ साल पहले जब ये, और क्योंकि ये सोसाइटी के पानी का प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, और मच्छर मारने की दवाई भी उन लोग महीने में एक बार दे के ही जाते हैं, तो हमेशा ही वो एक कांस्टेंट प्रॉब्लम चल रहा है। तो बिकॉज वो कांस्टेंट प्रॉब्लम चल रहा है और फिर मैं 2-3 अगर अलग अलग जगह भी घूमने जाती हूँ तो वहाँ से भी मुझे ये पॉइजनिंग का, ये पेस्टिसाइड अलग अलग तरह के, कोई जगह में बेगॉन स्प्रे का आ गया, कोई जगह में एक कॉकरोच मारने की दवाई का आ गया, और कोई जगह में मच्छर मारने की दवाई का आ गया। तो ऐसे करके 3-4 अलग अलग टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स का ही पॉइजनिंग आ गया। फिर हमारे खाने में भी है, क्योंकि किसान लोग इसको यूज़ करते हैं, तो उन्होंने जिस चीज़ को इस्तेमाल किया अपने खाने क्रॉप्स को ज़्यादा करने के लिए, वो अपने खाने में भी आ जाता है, तो उससे भी धीरे धीरे पॉइजन बिल्ड होता है हमारे बॉडी में। तो ये सब के कारण से, और अभी देखिए मैं इतने देर बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में मेरे को सांस की तकलीफ भी आने लग गई है, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है, मेरा जो पॉइजन डेवलप हो चुका है बॉडी में, उसमें थोड़े देर बाद ऐसे होने लग जाता है कि मैं ज़्यादा बात करती हूँ तो टायर्ड हो जाती हूँ, मेरी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है, क्योंकि बात करते वक्त हम ज़्यादा बातों में फोकस कर रहे हैं, मेरा लंग्स ऑलरेडी थोड़ा डिस्ट्रेस में है, इसलिए अभी मैं टायर्ड हो जा रही हूँ। तो मैं बात नहीं करूँगी ज़्यादा, मैं सिर्फ आपको एक्शन से दिखाऊंगी कि मसाज कैसे करना है, ये सिर्फ पार्ट ऑफ द थिंग है। एंड ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आज दिया है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, तो वापस से बाइट साइजेस में, छोटे छोटे वीडियोस में मैं डालने की कोशिश करूंगी कि कैसे ये डेवलप हो सकता है किसी इंसान के अंदर धीरे धीरे से, अगर उनके पानी में ये प्रॉब्लम है, और पानी में थोड़ा सा उतना इंटेंस अमाउंट राइट नाउ नहीं है, बट इतना है कि हर दिन आपकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट करके आपकी बॉडी का तकलीफ बढ़ा सकता है, जो डॉक्टर को ना समझ में आ सकता है अगर उनको पता नहीं है कि ये पॉइजनिंग से ऐसे होता है। ठीक है, तो पर आप अवेयरनेस लीजिए, अगर आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी तो धीरे धीरे डॉक्टर्स के अंदर भी, आशा करती हूँ अगर किसी डॉक्टर ने ये मैसेज देखा तो वो भी समझ पाए कि ये क्या है, ये पॉइजनिंग क्या है। मैं सच में बहुत बीमार हूँ और 4-5 डॉक्टर्स को ये सब सिम्टम्स की डिटेल्स बता चुकी हूँ, अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्टर्स, नॉट जस्ट सिंपल जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स, बट अलग अलग स्पेशलिस्ट भी इसको नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके पास वो, या तो वो पढ़े थे और भूल गए हैं, या वो कोरिलेट नहीं कर पा रहे जितनी ईजिली मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सफ़र कर रही हूँ, मेरे साथ ये बहुत सालों से चल रहा है, तो मेरे को निकालना ही पड़ा कि ये क्यों चल रहा है। और मैं फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ये 2-3 बार फार्मेसी के अलग अलग कोर्सेज में पढ़ा है, 20 सालों में 3-4 अलग अलग कोर्सेज में पढ़ा है,
ठीक है, 20-25 सालों में मैंने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है, तो इसलिए मेरी जानकारी थोड़ी-सी ज़्यादा अपडेटेड है डॉक्टर्स के कंपैरिज़न में, बिकॉज़ वो लोग ने शायद इसके बारे में 1 बार पढ़ के, 2 बार पढ़ के ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो पढ़ाई और ज़्यादा की नहीं होगी इसके बारे में, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में इसका अवेयरनेस आए, बिकॉज़ मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है मेरे खुद के सोसाइटी में, बाजू के सोसाइटीज़ में, कि लोग हैं जिनको इससे तकलीफ़ हो रही है। आपके बच्चे, बूढ़े, घर में जो वीक किसी को कोई हेल्थ कंडीशन चल रहा है वैसे इंसान, और जो हाँ, थोड़े से वीक हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, सबको इम्पैक्ट करता है। और अगर हमारा पानी क्लीन नहीं होगा, पानी का सोर्स जिससे हम नहाते हैं वो क्लीन नहीं होगा, हमारा बॉडी तकलीफ में ही रहेगा और कभी क्लीन होने के चांसेस कम होंगे। आप कितना भी दवाई खा लो, अगर हर दिन आपके पानी में ये प्रॉब्लम आ रहा है, या हर हफ्ते आ रहा है, या हर महीने आ रहा है ये प्रॉब्लम आपके पानी में, तो आप ठीक हो नहीं पाओगे, क्योंकि वो बॉडी में बिल्डअप होके रह जाता है। आप दवाई ले सकते हो, आप थोड़ा सा योगा वोगा कर सकते हो, आप थोड़े एक्सरसाइजेस कर सकते हो, पर फिर भी बिकॉज ये क्रॉनिक एक्सपोजर है, क्रॉनिक मतलब हर थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है ये प्रॉब्लम, तो इसके वजह से और बहुत लंबे अरसों से अगर आ रहा है ये प्रॉब्लम, तब जाके ऐसे सिवियर चीज़ें होने लग जाती हैं कि जिससे आपकी सांसें भी कभी अटक सकती हैं, आपके बॉडी में भी इतना सिवियर कंडीशंस आ सकते हैं कि ब्लड के कैंसर, बोन के कैंसर, ये सब भी डेवलप हो सकते हैं, जो और भी टाइम लगता है। किसी के बॉडी में जल्दी डेवलप हो जाते हैं सिम्टम्स, किसी के बॉडी में 10 साल भी लग सकते हैं डेवलप होने के लिए सिम्टम्स, और किसी के बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, उनके डॉक्टर को समझ में नहीं आता कि कुछ चल रहा है, पर अंदर अंदर ऐसे चल रहा होता है कि फाइनली जब डॉक्टर उसको डिटेक्ट कर पाता है, तब तक पेशेंट इतने बुरे हालत में होता है कि वो फिर उसके बाद मर जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जितने जल्दी आप इसको डिटेक्ट कर सके, इसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर सके, और सारे लोग अगर अच्छे से समझ चल सके कि पेस्टिसाइड्स की जगह हम कुछ और इस्तेमाल कर सके, तो क्या होगा कि आपके प्रॉब्लम्स आप चेंज कर सकते हैं ना। आप मच्छर मारने की दवाई की जगह कुछ और चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए घर में, जिससे फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा। पानी बाहर पानी जमने की वजह से अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है मच्छर की, तो पानी जमाना बंद करना ज़रूरी है ना म्यूनिसिपैलिटी को, दैन मच्छर मारने की दवाई डालना, है कि नहीं। वो सोच रहे मच्छर मारने की दवाई डालने से प्रॉब्लम सॉल्व, बट अगर आपने वो रस्तों के गड्ढों को बंद कर दिया तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा दैन और घर में हमारे घर में हम सतर्क रह सकते हैं कि हमारे घर में मच्छर के जमने के जगह न हो। पानी ऐसे जहाँ स्थिर पानी होती है, आपके वाटर पॉट्स में आप पानी डाल रहे हैं, उसमें अगर पानी जम गया है, वाटर पॉट के नीचे के प्लेट में अगर पानी जम गया है, या ड्रेन्स आपके घर में अच्छे नहीं है और वहाँ पे पानी जम रहा है, तब जाके मच्छर आते हैं। तो आप वो ड्रेन्स को क्लीन रख सकते हैं, आपके घर में मेंटेनेंस थोड़ा ठीक करेंगे, और म्यूनिसिपैलिटी अगर बाहर रस्तों को ठीक से मेंटेन करेंगे, ड्रेन्स को ठीक से मेंटेन करेंगे, तो हमें मच्छर मारने की दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। सेम थिंग विद कॉकरोच के प्रॉब्लम्स के भी सिमिलर सॉल्यूशंस हैं पॉसिबल। सो सोचने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपके प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो जाए, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस हो जाए। एंड अवेयरनेस अगर आप लाएं तो और आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको एनीमिया है कि कुछ और चल रहा है दैन एनीमिया। आपको जो ये सर दर्द हो रहा है, बार बार सर दर्द, बैक पेन, नेक पेन हो रहा है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हो रहे हैं, वो सिर्फ बुढ़ापे की वजह से हो रहा है कि कोई और कारण से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लोग अभी ये सोचते हैं कि कोरोना वायरस रिलेटेड कुछ है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना वायरस हो, या एस्थमा है। इंडिया में एस्थमा COPD का भी प्रॉब्लम बहुत है, लोग वो भी सोचते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें हों। ये सब है शायद, मगर उसके साथ साथ भी कुछ और चल रहा है जिसका अवेयरनेस इंडिया में सिर्फ नहीं, बाहर के देशों में भी लोगों को अभी धीरे धीरे ही आ रहा है। इसलिए धीरे धीरे उन लोग ने ऐसे कुछ पेस्टिसाइड्स को बैन करना चालू किया है, कुछ केमिकल्स को बैन करना चालू किया है। अभी दिल्ली के पानी में दिखाया गया कि नॉनॉक्सिलॉल करके एक केमिकल है, सॉरी मैं उसको ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ। मेरे को अभी ड्राउजीनेस भी थोड़ा सा आने लग गया एज द लेटेस्ट सिम्टम, जिसमें मैं ठीक से बात तक नहीं कर पा रही। इतने दिन मैं डॉक्टर के पास अच्छे से बात करके उनको समझाने की कोशिश की हूँ, पर अभी तो मेरा इतना हालत ख़राब है कि मैं ठीक से बात कभी कभी नहीं कर पा रही।
तो इसलिए मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मगर लोग जाने कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना हो, दूसरों का प्रॉब्लम भी सॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। लोग सिर्फ समझ नहीं पा रहे कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिला है इस वीडियो से, तो आप भी देखने की कोशिश कीजिए कि आपके घर में कहाँ से आपको ये सांसों की प्रॉब्लम आ रही है, किस केमिकल के यूज़ से आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। केमिकल है कि पानी है कि हवा से आ रहा है, तो और पानी और हवा से आ रहा है तो उसमें कंटेमिनेशन है, इसलिए आ रहा है। क्योंकि प्लेन सिंपल प्योर वाटर से किसी को बॉडी का कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अगर वो एकदम प्योर वाटर हो। पर अगर वो वाटर में कुछ भी कंटेमिनेंट हो तो उससे ही हमको पेट के प्रॉब्लम्स, बॉडी के प्रॉब्लम्स, शरीर के अन्य अन्य प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में 70 से 80% वाटर होता है। तो अगर शरीर का पानी 70 से 80% पानी कंटेमिनेटेड है, तो सोचिए आपके बॉडी में कितना प्रॉब्लम्स चल रहा है। और मतलब वो पूरा पानी तो नहीं कंटेमिनेटेड है, उसमें शायद 5%, 1% ही कुछ पोल्यूशन का पार्टिकल होगा या कुछ होगा। पर अगर वो स्लोली डेवलप हो रहा है, तब वो 1-2% का ही वो कंटेमिनेशन धीरे धीरे ऐड करके इतना परसेंटेज तक पहुंच सकता है जब खतरनाक हो जाता है बॉडी के लिए। सो इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहिए, और ये एक्सरसाइज जो है देख के होपफुली इट विल हेल्प यू अ लिटिल बिट। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कोई प्रश्न हो तो इसके बारे में इस वीडियो के नीचे आप कॉमेंट्स में डालिए और मैं आंसर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत वास्ट इशू है। मैं कितना भी छोटा वीडियो बनाऊं या कितना भी छोटा राइटअप करूं इसके बारे में, वो ख़त्म नहीं होता है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस हो कुछ वीडियो के देखने के बाद, तो मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिए इन द कमेंट्स। थैंक यू। एंड इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। यहाँ अगर पेन आ रहा है आपको, आप थोड़ा सा कोई भी हल्का सा ऑयल लेना, थिक ऑयल नहीं लेना। या आपका ऑयली स्किन है, तो मेरा अभी करेंटली ऑयली स्किन है, तो मैं कोई भी ऑयल लगा नहीं रही हूँ, सिर्फ मसाज कर रही हूँ अंडरनीथ दिस एरिया। क्योंकि यहाँ मेरा अभी बहुत गंक जो स्कैल्प में कल मैंने मसाज किया था उससे यहाँ आया है। और स्कैल्प में मैंने कैसे, आप नॉर्मल जब हम घर में कोकोनट ऑयल लगाते हैं या कुछ भी ऑयल लगाते हैं, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, मैंने बहुत सारे ऑयल मेरे स्कैल्प में बहुत सालों से यूज़ किया है। मैं मगर ऑयल रेगुलरली यूज़ नहीं करती क्योंकि मेरा ऑयली स्कैल्प है बहुत, तो बिकॉज ऑफ विच मैं उतना ऑयल नहीं यूज़ करती जितना मोस्ट इंडियंस यूज़ करते हैं। तो जो इंडियंस एक्चुअली ऑयल रेगुलरली यूज़ करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम शायद उतना हेड वाला और डिजीनेस, ड्राउजीनेस ऐसे वाले प्रॉब्लम्स या थोड़े से एंगर, एंजाइटी ऐसे प्रॉब्लम्स थोड़े कम होंगे। पर जो इंडियंस ना ऑयल, या जो इंडियंस ही नहीं नॉन इंडियंस भी ऑयल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उनको जानना ज़रूरी है ये स्कैल्प मसाज एंड इवन ये लिम्फ नोड एंड अदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करने का मसाज। क्योंकि स्कैल्प में हम जब मसाज करते हैं, उसके नीचे, बालों के नीचे के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें मसाज होगा, और वो ब्लड वेसल से ही धीरे धीरे चीज़ें रिलीज हो जाती है नीचे की तरफ। एंड दूसरा है हमारे ब्रेन्स में मगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है, तो उसके अंदर तक अगर पहुंच गया है ये टॉक्सिन, तब वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी प्रॉब्लम कर सकता है। एंड तब ही जाके आपको स्पाइन में या बैक में, लोअर बैक में अगर कोई भी स्पाइनल फ्लूइड के अंदर कुछ एक्यूमुलेशन चल रहा है तो पेन वहाँ पे भी आ सकता है। तो जहाँ जहाँ आपको पेन आ रहा है ना बॉडी में, एंड इंटेंस पेन वाले, कभी कभी जब पुल अप हो जाता है ये टॉक्सिन, तब वहाँ इंटेंस पेन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ऑब्जर्व कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ आ रहा है। एंड इट्स नॉट लाइक नॉर्मल एक्स एंड पेन्स, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ कि पहले my age is like I'm 40+, so in all these 40+ years of age मेरे को जब ये सब पेन पहले आया है, कभी मैंने कुछ इतना ध्यान भी नहीं दिया है, कभी कभी जस्ट आइबुप्रोफेन खा के छोड़ दिया है। और पीरियड्स में भी, मतलब अगर 5 दिन हमको दर्द आता है वुमेन को, तो वो पीरियड्स का दर्द भी आप सिर्फ 1 आइबुप्रोफेन खा के, 2 आइबुप्रोफेन खा के पूरे 5 दिनों में 5 दिन नहीं कुछ खाया है दवाई, सिर्फ 1-2 आइबुप्रोफेन शायद खाया होगा। या तो इसीलिए
पेन टॉलरेट तो हम वुमेन बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वुमेन का पेन जब हम एक्सप्लेन करने जाते हैं डॉक्टर्स को, कभी कभी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़ अनीमिया, मेरे को जो अनीमिया का इन लोग बोल रहे हैं, अनीमिया भी बहुत बार आयरन डिफिशिएंसी हुई है पहले, कि जब पीरियड्स में आपके 5-5 लीटर या 5 लीटर थोड़ा ज़्यादा शायद बोल, या 1-2 लीटर ब्लड आपके निकलते ही हैं बॉडी से अगर कोई हैवी फ्लो वाले वुमेन हो। एंड मैं हूँ, मुझे बहुत हैवी फ्लो होता है, 5-6 दिन तक का फ्लो होता है मुझे। तो इतना हैवी फ्लो जब होता है, 1-2 लीटर ब्लड जब निकल रहा है, आयरन डिफिशिएंसी हुई है, उसका पीरियड्स का टायर्डनेस हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में अभी जो हो रहा है, और वो आयरन डिफिशिएंसी की वजह से मैंने दवाई भी पहले खाई है और ठीक हो गई हूँ, पर अभी ऐसा हो रहा है कि दवाई खाऊं या कुछ भी ऐसे सब्जियां, ग्रेन्स, ये सब खाऊं जिसमें आयरन हो, वो खा के भी आयरन की कमी जो है उल्टे डायरेक्शन में ही जा रही है। हीमोग्लोबिन मेरा 10.6 था, अभी 8.6 हो गया है, और वो मैं समझा नहीं पा रही किसी को कि मैं ये सब कर रही हूँ, कि मैं इतना भी अनहेल्दी नहीं खाती। मोस्ट इंडियंस बहुत अनहेल्दी खाते हैं, मैं पहले पहले बहुत अनहेल्दी खाती थी, पर आजकल मैं ज़्यादा हेल्दी या बैलेंस डाइट करने की कोशिश बहुत सालों से करती हूँ। तो इसीलिए यहाँ बैलेंस नहीं डाइट हो रहा है, तो तब हेल्थ सप्लीमेंट्स ये सब भी मैं लेती हूँ। तो ये सब लेने के बावजूद अगर आयरन की कमी है, तो कुछ और चल रहा है, और वो सिंपल टायर्डनेस का सिम्टम होगा ही नहीं। अगर ये पॉइजनिंग आपको चल रही है, आपके सिम्टम्स काफ़ी खतरनाक होते हैं, मतलब ऐसे लगेगा कि आप काम ही नहीं कर पाओगे, आप बेड में ही पड़े पड़े ऐसे रहने का मन करेगा, बिकॉज आपका बॉडी हिला नहीं पाओगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत कुछ होता है ऐसे, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, और हर दिन एक ही चीज़ होगी वैसा भी नहीं, क्योंकि ये पॉइजन मूव भी कर सकता है आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट से, तो इसीलिए अलग अलग इश्यूज आने लग सकते हैं। तो मेरा अभी यहाँ स्कैल्प में ऐसे ऐसे मसाज किया था मैंने, और नेक में यहाँ पे मसाज किया था, फिर यहाँ पे आपके लिम्फ नोड्स होते हैं, तो उसको भी ऐसे ऐसे आप मसाज कर सकते हैं, और आप खुद फील करोगे जहाँ कुछ ना ऐसे ना सेमी सॉलिड सा जमा हुआ है, आप मसाज करने लगोगे, आपके बॉडी के अवेयरनेस बढ़ाओगे, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे कुछ है जमा हुआ कि नहीं। वो मसाज करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे भी ये आँखों के पीछे का प्रेशर और पेन अगर आपको रिड्यूस करना है दवाई खाए बिना, तो ये एरिया जहाँ जहाँ काला काला हो गया है वहाँ आप, और जहाँ जहाँ आपको प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझे प्रेशर यहाँ पे भी फील हो रहा था, तो तब मैं यहाँ पे भी रिलीज़ कर रही थी ऐसे ऐसे मसाज करके। तो जहाँ जहाँ आपको फेस में, स्कैल्प में, नेक में, बैक ऑफ द नेक, इवन इन शोल्डर्स, जहाँ जहाँ आपको पेन है, यू कैन डू दिस मसाज। एंड देन मसाज करने के बाद अगर हाथ में दर्द हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन है, तो तब ये एरिया में भी आप मसाज कीजिए जहाँ जहाँ आपको लग रहा है, क्योंकि ये वो या तो ब्लड वेसल में कुछ एक्यूमुलेट हुआ है इसलिए पेन हो रहा है, या तो मसल्स में एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ पे पेन हो रहा है, एंड तीसरी जगह जहाँ पेन हो रहा है वो है लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि आपकी लिम्फेटिक सिस्टम भी इसको निकालने की कोशिश कर रही होती है। ये कचरा है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही है बॉडी का कुछ कचरा निकालने का, ब्लड वेसल्स का भी काम है कि सारे सेल्स को हेल्दी रखने का, तो इसीलिए वो ब्लड भी निकालने की कोशिश कर रही होती है। पर धीरे धीरे अगर ये बिल्डअप हो गया होता है बॉडी में, तो तब ना वो ब्लड भी कहाँ से निकालती है, या तो लंग से, लंग एंड कार्डियक सिस्टम से, या जो भी एयर से निकलने वाली चीज़ें हैं वो हमारे लंग्स से बाहर निकल आएगी, तो मोस्टली विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। बट बाकी सब कहाँ से निकलेगा? गंक, बाकी सब गंक निकलेगा हमारे स्टमक से एज स्टूल, और यहाँ हमारे यूरिनरी सिस्टम से, या हमारे स्वेट से। सो जब मुझे पहले पहले स्वेट वाला सिम्टम आता था, वो अच्छी बात थी कि मेरे बॉडी में इतना पानी है, इतना सर्कुलेट हो रहा है पानी, कि वो बॉडी निकालने की कोशिश करे कचरे को, कि निकल जाओ स्किन से बाहर।
तो वैसे हो रहा था। पर अभी मेरे बॉडी में डिहाइड्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया है, मैं कितना भी पानी पी लूँ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं थोड़े। तो बिकॉज ऑफ विच वो जो स्वेट वाला सिम्टम जो 2-3 साल से मुझे इंटेंस स्वेटिंग वाला सिम्टम चला, अब वो उल्टा हो गया है। अभी मेरे को स्वेटिंग आती नहीं क्योंकि मेरा बॉडी थक गया है और अब मुझे लगता है कि मेरे स्किन के अंडरनीथ कुछ चल रहे हैं प्रॉब्लम्स। इसके वजह से कुछ कुछ चीज़ें और कुछ कुछ बॉडी के सिस्टम काम नहीं करे ठीक से, तो इसीलिए ये मसाज की ज़रूरत है। इसीलिए मेरे को तो बहुत ही ज़रूरत है कि कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट दे। पर मैं जितना रिसर्च करती हूँ कि मैं फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं पेपर्स भी पढ़ती हूँ अबाउट लेटेस्ट पेपर्स कि इसके ट्रीटमेंट के क्या पेपर्स हैं। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसे बहुत लॉन्ग टर्म जिनके पॉइजनिंग है उनके ट्रीटमेंट के पेपर्स मुझे मिले नहीं हैं। जो भी मिले हैं वो वाले अगर ट्राई करके हल्के से डिग्री में ट्राई किया है तो ऐसा हुआ है कि बॉडी इतना टॉक्सिक हो चुका है कि वो ट्रीटमेंट्स करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। सबको आएगा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, पर हमको ये ऐसा है कि फर्स्ट स्टेज में ही अगर ये डिटेक्ट होके ट्रीट कर पाए तो जल्दी से नॉर्मल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ द पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। और अगर बहुत सारा अक्यूमुलेट हो गया है तो ऐसा डॉक्टर आपको ढूंढना पड़ेगा जो आपको ध्यान से धीरे से इसको आपके बॉडी से निकाल पाए ये पॉइजन्स को। और ये सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे अदर सिमिलर कंपाउंड्स आर देयर इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे भारत में भी और विदेशों में भी बहुत सारे केमिकल्स हमारे कपड़ों में हैं, या हमारे कि कपड़ों को अच्छे से मेंटेन करने के लिए कोई केमिकल्स डालते हैं, कपड़ों को डिटर्जेंट से धो के अच्छे से सुगंध रखने के लिए कोई कोई केमिकल्स डालते हैं। हम जो कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज यूज़ करते हैं उसमें भी कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं। हेयर ऑयल भी मैं प्योर हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ जिसमें कोई केमिकल्स ना हो। इवन शिकाकाई विकाकाई मैंने बीच में यूज़ करने की कोशिश की, उससे भी मुझे एलर्जीज आ गए, क्योंकि शिकाकाई भी अगर उसको ग्रेज या ग्रो करने के लिए कुछ केमिकल उसमें डाला था, उसको लाल रंग दिखाने के लिए कुछ लाल रंग का कुछ डाला था शायद, तो उसके वजह से मुझे पूरा स्कैल्प में एकदम सिवियर एलर्जी और इरिटेशन आ गया। तो क्योंकि वो शिकाकाई में भी कुछ था, तो इवन नेचुरल प्रोडक्ट्स में ऐसे ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मैं जो हेल्प करे स्किन को और स्कैल्प को दैन नॉट हेल्पिंग इट। तो आप थोड़ा बॉडी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस लाने की कोशिश कीजिए कि क्या मटेरियल आपकी बॉडी को सूट करता है। कोकोनट ऑयल में, जो भी कोकोनट ऑयल में बहुत सुगंध होती है वो सब भी मुझे प्रॉब्लम देता है, तो मैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करती ज़्यादा। जो ज़्यादा आर्टिफिशियल केमिकल्स वाले चीज़ें होती हैं वो सारे नेचुरल नहीं होती हमारे बॉडी के लिए ना, तो लोगों में प्रॉब्लम्स डालते हैं, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर ज़्यादा। तो आप आपकी बॉडी को समझिए और आपके बॉडी की प्रॉब्लम्स को होपफुली ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस से आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।